नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आपको अपनी कक्षा का कोई भी विषय लाइन बाय लाइन समझना है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको हिंदी माध्यम व इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में आपकी बुक पढ़ा दी गई है और साथ में क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए गए हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 6 एसएसटी चैप्टर 10 लेसन नंबर 10 हमने लाइन बाय लाइन समझ लिया है। यदि आपने लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके लाइन बाय लाइन पढ़ें और उसी प्रकार हम जैसे हम लेसन पढ़ने के बाद उसका करते हैं क्विक रिवीजन, जल्दी से उसके बारे में समझते हैं, अच्छी तरह से उसका रिवीजन करते हैं कि हमने लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद क्या सीखा। कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं था कि जो हमारा छूट गया। और ये करने के बाद फिर हम करते हैं क्वेश्चन आंसर और इस प्रकार हमारा लेसन 100% कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए, भी हमारा जो लेसन है वो है आपका आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन। शासन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि शासन होता क्या है और शासन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी हुई, ये चीजें हम इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मनुष्य हमेशा से समाज में रहता आया है। समाज का मतलब एक समूह में रहता है। समाज की बजाय आप करिए एक समूह। समूह या समाज एक ही बात होता है। जब आप बहुत सारे लोग एक जैसे रहने लगते हैं, एक जैसे संस्कृति के, तो वो आपका एक समुदाय या फिर समाज बन जाता है। जब बहुत लोग साथ रहते हैं तो असहमति और अव्यवस्था हो जाती है। अब देखिए, अब अगर आपका एक ही परिवार एक जगह रहे भी, ठीक है, एक परिवार एक ही जगह रहे तो दो लोग हैं, कोई भी नियम कानून मानने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई में आवश्यकता नहीं है। तो जब बहुत सारे लोग रह जाते हैं ना, तो जब वो बात करते हैं उनके विचारों में, उनके कामों में भी, ठीक है, उनके तरीकों में भी क्या मतभेद होने लगते हैं। तो इसलिए कहा है कि जब बहुत लोग एक साथ रहते तो असहमति और अव्यवस्था फैल जाती है। ठीक है, अगर आप एक टाइम जैसे आपका, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण दूंगा कि यदि आपके स्कूल में ये न हो ना कि कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में है, किस प्रकार से आपके पास होंगे, किस प्रकार से क्या होगा, तो पूरी तरह स्कूल में अव्यवस्था हो जाएगी। बेल लगने का कोई टाइम नहीं होगी, आपका लेक्चर किस टाइम समाप्त होगा, तो बहुत सारी अव्यवस्था फैल जाएगी। ठीक है, आपको एक बार और एग्जांपल देता हूँ। यदि आप चलते होंगे बाएं हाथ की तरफ आपके सड़क पे भी, कि आपको बताया कि आने वाले साधन इस साइड से आएंगे और जाने वाले इस साइड से जाएंगे, ये रूल बना रखा है ना। अगर ये रूल भी अगर समाप्त हो जाए ना, तो देखो कितनी अव्यवस्था बन जाएगी। कोई आगे से आ रहा, कोई टकरा रहा है, तो ये कहता है कि अव्यवस्था हो सकती है। इसलिए रूल बनाना जरूरी है। क्या है? रूल बनाना जरूरी है। नियम समाज में व्यवस्था, शांति और सहयोग बनाए रखना, इसलिए हमें नियम बनाने पड़ेंगे। यदि हम नियम बना देंगे ना सभी के लिए, तो क्या होगा कि समाज में व्यवस्था आ जाएगी, शांति आ जाएगी और सहयोग की भावना उत्पन्न होगी भी। ठीक है, हर काम के लिए आपको समाज में नियम है आपके लिए। ठीक है, कि किस प्रकार से आपको नौकरी प्राप्त करना है, किस प्रकार से आपको शिक्षा प्राप्त करना है, किस प्रकार से आप वे कमा सकते हैं, किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। मतलब हर काम के लिए नियम है कि अगर आपको कुछ सीखना है और कुछ आपको व्यापार करना है, तो हर चीज के लिए क्या है कि सरकार ने हमारे लिए नियम बना रखे हैं। तो यही चीजों को हम आज से पढ़ेंगे। इसलिए यही बताया है कि फिर हमें क्या करने पड़ेंगे, समाज के लिए नियम बनाने पड़ेंगे ताकि समाज में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, उनके बीच में लड़ाई दंगा न हो। ठीक है, तो आखिर में चीज में यदि किसी भी चीज के बीच में विवाद होता है, कोई लड़ाई होती है, तो आप देख लेना कि हम रूल बना लेते हैं। टीचर भी आपसे के बीच में कभी लड़ाई होगी तो टीचर कह देगा तो इससे नहीं बोलेगा, ये इससे नहीं बोलेगा, ये उस बेंच पे बैठेगा, ये उस बेंच पे बैठेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या उन्होंने नियम बना दिए। जो आपका फैसला हुआ वो नियम से तो हुआ, जो व्यवस्था बनी वो क्या होगी, नियम से तो हुई, ताकि आगे से उस प्रकार का मनमुटाव न हो, लड़ाई न हो, किसी प्रकार की अवस्था न बोले। तो आपको बता दें यदि कि नियम है तो समाज में व्यवस्था रहेगी, शांति रहेगी और सहयोग बनाए रखा जारी रह सकेगा भी। तो अब हमारे मेन टॉपिक पे आ गए, शासन पे भी। किस पे आ गए? शासन पे। शासन का अर्थ क्या है? शासन का अर्थ है कि निर्णय लेना, नियम बनाना, नियमों का पालन करवाना ही क्या है? शासन है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि सिंपल डेफिनेशन याद रखिए कि समाज में, ठीक है, समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए,
ठीक है। मतलब समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सहयोग बनाए रखने के लिए हमें क्या है कि नियम बनाने पड़ते हैं और उन नियमों को लागू भी करना होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, शासन बोलते हैं। ठीक है, नियम बनाना और नियम लागू करना। और एक और इसका साथ में आपको आंसर देना है कि आपने बता दिया नियम बनाना और नियम लागू करना, दो चीजों आपकी, लेकिन कर क्यों रहे हैं हम, ताकि समाज में व्यवस्था और सद्भाव बना रहे। समाज में व्यवस्था और सद्भाव बनाने के लिए, ठीक है, रखने के लिए हम क्या करते हैं, नियम बनाते हैं और नियमों को लागू करवाते हैं। यही क्या कहलाता है, शासन कहलाता है। आपने सुना होगा कि कोई कहता है कि शासन मैं करूंगा। शासन में करने का मतलब समाज के जो लिए नियम है वो मैं बनाऊंगा, मेरे अनुसार सभी लोग चलेंगे, तो वो क्या शासन इसी को कह रहा है अभी। ठीक है, अब तक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये राजा बनना चाहता है, बात बिल्कुल सही है। शासन कौन करता है, आपका राजा ही करता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि नियम बनाना और उनको लागू करवाना क्यों, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे, सद्भाव बना रहे, सहयोग बना रहे, किसी प्रकार की अराजकता न फैले। तो इसके लिए क्या आपको नियम व कानून नियम बनाना होता है, उनको लागू करवाना होता है। इसी को क्या बोलते हैं, शासन बोलते हैं। अब आपको शासन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको बता दिया कि यहाँ से निर्णय लेना को छोड़िए, आप एक बार नियम बनाना व नियमों को क्या है, पालन करवाना क्या होता है, शासन होता है। और किस लिए आपको करना है ये, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम बनाना व नियमों को लागू करवाना ही शासन कहलाता है। कितनी आसान सी डेफिनेशन आपकी हो गई है। उसके सरकार क्या है भाई, अब आपको देखिए कि आपने कहा शासन तो हो गया, ठीक है, सरकार क्या है, उन लोगों का समूह है जो शासन करते हैं। यदि आप शॉर्ट में अगर याद करेंगे भी, ठीक है, कि शासन क्या है, कि सरकार क्या है, कि वो लोग जो शासन करते हैं। शासन करना क्या होता है, आप देखिए दो तरह से लिख सकते हैं। आपने एक शॉर्ट में लिख दिया, सरकार उन लोगों का समूह जो क्या करते हैं, शासन करते हैं। क्या करते हैं, शासन करते हैं। और अभी आपने पढ़ा था कि शासन क्या होता है, कि शासन होता है कि नियम बनाना, नियमों को लागू करवाना, ठीक है, और उनको करवाते हैं। ठीक है, ये देखते हैं कौन पालन नहीं कर रहा तो उसको सजा देते हैं। तो ये सब चीजें आपको शॉर्ट में लिख सकते हैं, एक लाइन में आए तो सरकार उन लोगों का समूह जो शासन करते हैं, ठीक है। और या आप उसको शासन को भी खोलकर बता सकते हैं कि सरकार उन लोगों का समूह है जो समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम व कानून बनाते हैं और उन नियमों व कानूनों को लागू करवाते हैं भी। ठीक है, ताकि उनका पालन करवाना सुनिश्चित करवाते हैं कि सभी लोग नियम तो बना दिए, उसको पालन कोई कर ही नहीं रहा, तो क्या व्यवस्था बन जाएगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो आपको दोनों बात समझ में आ गई, शासन और कानून, सॉरी शासन और सरकार। ठीक है, अब ये कहता है कि नियम क्यों जरूरी है अभी। अब नियम क्यों जरूरी है, आपको भी बार बार बता दिया कि नियम इसलिए जरूरी है ताकि समाज में या कहीं पर भी, चाहे वो आपका समाज हो, स्कूल हो, घर हो, कहीं पर भी हो, ताकि व्यवस्था बनी रहे। क्या रहे, व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, घर में नियम, स्कूल में नियम, सड़क पर नियम, नौकरी के लिए नियम, हर जगह आपके नियम है भी। ठीक है, यदि नियम नहीं होंगे तो क्या होगा, समाज में अव्यवस्था, झगड़े और अन्याय फैल जाएगा। ठीक है, पूरी तरह अराजकता फैल जाएगी भी। ठीक है, अगर मैं आपके स्कूल का, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, आपके घर का नियम है भी, खाना खाने का भी एक नियम है जो आपको दिखाई नहीं देता। कोई नियम आपको बोर्ड पर नहीं लिखा होता कि घर वाले 7 बजे खाना खाएंगे। सुबह उठने का नियम सभी की, सुबह होते ही सभी उठ लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप 12-1 बजे तक सो रहे, मन में आए तब पूरे दिन रात आप घूम रहे हैं। कभी करके देख लेना, आपको वो नियम दिख जाएंगे। अभी आपको नियम दिख नहीं रहे, घर वाले नियम भी। आप एक टाइम करके देखना कि रात को 12 बजे क्या उठ के कहना कि मैं खाना खाऊंगा। एक दिन तो शायद हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको दे दे, लगातार आप रोज कहना मैं 12 बजे खाना खाऊंगा और गर्म खाऊंगा भी। फिर देखना आपको पता लग जाएगा कि खाना खाना तो शाम को आपको खाना पड़ेगा, दोपहर में या बनता उस टाइम आपके, उसके अनुसार आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी काम। तो घर में नियम अव्यवस्था फैल जाएगी। एक सदस्य खा रहा 6 बजे, फिर उसके 3 घंटे बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। तो ये थोड़ी बात थोड़ी ना होती है। तो ये क्या, सारी अव्यवस्था फैल जाएगी। नियम का पालन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि हम नियम का पालन नहीं करेंगे तो पूरे समाज में जहां पर भी होगा वहां पे अव्यवस्था फैल जाएगी, मतभेद होंगे, लड़ाइयां होंगी भी। आपको चीजें क्लियर हो गई। शासन के 3 अंग भी, ठीक है,
सरकार के 3 अंग होंगे, यहाँ पे शासन के 3 अंग नहीं, यहाँ पे क्या होंगे, सरकार के 3 अंग भी। किसने कहा कि हमने ये पता कर लिया कि यहाँ पे करना सरकार, क्या करना, सरकार, कि सरकार के 3 अंग, कि अब तक हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, आपको भी याद है, शासन पढ़ लिया, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीजें आपके पाठ के हिसाब से करवाते चलूंगा कि वो बता दीजिए शासन क्या होता है। क्या बताएंगे सर, शासन क्या होता है कि जब हम समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम बनाते हैं और उन नियमों को पालन करवाते हैं, तो यह क्या कहलाता है, शासन कहलाता है। फिर सरकार क्या होता है कि जो शासन करते हैं ना, जो लोगों का समूह शासन करता है, मतलब नियम बनाता है, नियमों को पालन करवाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सरकार कहते हैं। इस भाग में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि ये जो सरकार आ गई, क्या आ गई, सरकार। अब सरकार के क्या है कि 3 अंग है भी, क्या है, 3 अंग। जैसे हमारे अंग है ना, कि हाथ है, हमारे पैर चलने के काम आते हैं, किसी को लात मारने के काम आते हैं, खेलने के काम आते हैं, उसी प्रकार हमारे हाथ है, हमारा मुंह है, बोलने के काम आता है, नाक, श्वास, कान सुनने की। इस प्रकार से क्या है कि सरकार के भी 3 अंग हैं। तो आपको सरकार के 3 अंग और सतह, बच्चे गलती कर देते हैं भाई, क्या है कि अंग अलग चीज है, क्या है, अंग अलग चीज है और आपके सतर अलग चीज है। ये चीज आपको ध्यान में रखना कि इसमें कंफ्यूजन आप कर देते हैं कि सरकार के अंग में सतर लिख देंगे। अब ध्यान रखना कि सरकार के क्या है, अंग, ठीक है। सरकार के पहला अंग है विधायिका। क्या होता है, विधायिका। विधायिका का काम क्या, कानून बनाती है, पुराने कानून बदलती है, यदि कोई ऐसा कानून उन्होंने बना दिया अब जिसका प्रयोग नहीं रहा तो उनको बदलती है। जनता के प्रतिनिधि इसमें बैठते, सदस्य कौन होते हैं कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं विधायिका में। भारत में जो विधायिका है 2 प्रकार से, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, संसद। क्या बोलते हैं उसको, संसद। जहां पे आपके जिले से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं लोकसभा क्षेत्र से, उसको लोकसभा बोलते हैं। राज्यसभा में की नियुक्ति आपकी अलग प्रकार से होती है, वो जब आप बड़ी क्लासेज में जाएंगे तब आप इनके बारे में स्पेशल एक लेक्चर आएगा, आपका एक पाठ आएगा कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है। और राज्य में क्या होता है, विधानसभा या विधान परिषद आपकी होती है। ये चीज आप ध्यान रखिए। लेकिन अब आप इतना याद रखिए इसको कि क्या काम है, कि कानून बनाती है और पुराने कानूनों को बदल सकती है, उसमें कुछ संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है। ये काम आपको विधायिका के पता होने चाहिए भी, ठीक है। सदस्य इसके कौन होंगे, इसके आपके विधायक व सांसद इसके सदस्य होंगे। वो भी आप आगे जाके आपके बड़ी क्लासेस में आ जाएगा, अभी इसमें इतना ज्यादा दबाव मत डालिए दिमाग पे, ठीक है। तो अब दूसरा आपका कार्यपालिका। पहला विधायिका हो गया, विधायिका का काम था कानून बनाना व पुराने कानूनों में बदलाव करना, ठीक है। कानून बना दी, विधायिका का काम समाप्त हुई। अब कार्यपालिका आपकी हो गई। कार्यपालिका क्या करेगी, जो विधायिका ने कानून बनाया ना उनको लागू करती है, प्रशासन चलाती है। इसमें आते हैं इसके जो सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। विधायिका ने जो कानून बनाया है उन कानूनों को ये लागू करती है और इसको लागू करवाती है भी। सरकारी विभाग व एजेंसियां भी आपकी इसमें आ गई, ठीक है। उदाहरण साइबर पुलिस साइबर अपराध को रोकती है भी, ठीक है। तो ये आपको उदाहरण चीजों के आ गए कि डीसी ऑर्डर देगा कि इस प्रकार से वो चेक करेगी पुलिस की कानून लागू हो रहा है नहीं हो रहा है भी, ठीक है। और उसको क्या करती है कि न्यायपालिका भी। अब तीसरा अंग है न्यायपालिका। देखो विधायिका का काम आपको समझ में आ गया। विधायिका का काम क्या था, सिर्फ कानून बनाना, चाहे आपको पुराने कानून में बदलाव करना हो, नए कानून बनाना, तो वो सारा संबंधित काम विधायिका का होता है। विधायिका का क्या काम होता है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना व पुराने कानूनों में संशोधन करना या उनको रोक देना भी, ठीक है, उनको हटा देना पुराने कानून को। जैसे कोरोना में एक कानून बना दिया था कि सभी व्यक्तियों को क्या मास्क लगाना है, अब क्या वो कानून है उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जिस कानून की आवश्यकता नहीं होती उस कानून को विधायिका हटा देती है, ठीक है। और कईयों को ये लगता होगा कि कानून है ना वो सरकार बनाती है, ठीक है। तो सरकार का अंग ओवरऑल हम देखेंगे तो सरकार है, सरकार ही कानून बनाती है। लेकिन आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है, तो होता है विधायिका। और विधायिका के सदस्य कौन होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें आप चुनकर भेजते हैं। वो लोग क्या है कानून बनाते हैं, क्योंकि
आपकी सहमति जरूरी है कानून बनाने में, क्योंकि आपने चुने हुए लोग भेजे हैं और आपकी सहमति लेकर वो गए हैं विधायिका में, वो खुद की मर्जी से नहीं गए और वो निर्णय बनाएंगे। तो आपने किसी को कह दिया ठीक है मैं जो कहूंगा इसकी बात होगी, उसमें मेरी हाँ होगी, तब उसी प्रकार आपका प्रतिनिधि होता आपके क्षेत्र से गया कि उसने हाँ कही तो हाँ है, ना कही तो ना, तो वो आपके कानून बनाते हैं। उसके बाद न्यायपालिका क्या करती है, न्याय देती है कि निर्णय करती है कि कानून टूटा है या नहीं टूटा भी। उन कानूनों की जांच भी करती है सबसे पहले भी। इन ये दोनों अंग है ना, इन पे क्या करती है कि किस प्रकार से कानून बना रहे हैं, कैसा कानून बनाया, क्या वो जनता के हित में है या नहीं, संविधान के अनुसार है या नहीं, तो उस कानून को चेक करती है। फिर देखती है कि उन कानूनों को कोई तोड़ता है तो उसको कानून के अनुसार ही क्या देती है, उनको दंड देती है। कार्यपालिका व विधायिका को सही दिशा में रखती है। यदि वो कोई गड़बड़ करते हैं तो उनको भी ये कह देती है कि आप अपना काम सही से नहीं कर सकते। यदि कोई कानून ऐसा बना दिया कि जिससे क्या हो कि ऐसा लगे कि ये चीज सही नहीं है, तो उसको कहते हैं कि आप इस कानून को एक बार दोबारा देखिए। ठीक है, फिर इसमें क्या आता है, अदालत है आपके सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, और प्रत्येक राज्य का जो सर्वोच्च आपका होता है वो हाई कोर्ट होता है। ये चीज आप याद रखें। ठीक है, इसके बारे में भी आपका एक स्पेशल पार्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट और आपका उच्च न्यायालय के बारे में। आपको पता चलेगा कि इसमें कितने जज होते हैं, कितने आपके उच्च न्यायालय होते हैं और कौन कौन सी इसमें सीधे काम करते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि न्यायपालिका का काम है, न्याय देती है, वो ये देखती है कि किसी कानून का कोई कानून टूटा है या नहीं, मतलब किसी कानून का पालन हुआ है या फिर नहीं हुआ, कि जो कानून बनाया है विधायिका ने वो आपका सही तरीके से बनाया है या फिर नहीं बनाया, मतलब आम लोगों के हित में वो कानून है या नहीं। तो इस प्रकार वो चेक करती है। यदि यहाँ पे न्यायपालिका जो आपकी विधायिका और कार्यपालिका कुछ भी ऐसा लगता है कि संविधान से बाहर जाकर कोई निर्णय लेती है, तो इनको ये बोल देते हैं कि आप इस कानून को क्या करिए, सही करिए। ठीक है, फिर शक्तियों का पृथक्करण, इसको बच्चे को समझने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो आपके देखिए विधायिका है, क्या है विधायिका, आपका एक विधायिका है, एक आपका कार्यपालिका है, एक आपका न्यायपालिका है। न्याय आधा आएगा, इस चीज को आप ध्यान रखना कि न्यायपालिका, ये तीन हो गए। तीनों अंग एक दूसरे से अलग होते हैं। तीनों विधायिका का काम आपने पढ़ लिया, कार्यपालिका का काम आपने पढ़ लिया और न्यायपालिका का आपने पढ़ लिया कि तीनों अंग आपके अलग अलग है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई अंग ज्यादा शक्तिशाली नहीं बन पाता, लेकिन आपस में संतुलित रहते हैं ये क्या कहते हैं, आपस में संतुलित रहते हैं, क्योंकि विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उनके अनुसार काम करना है कार्यपालिका को, और न्यायपालिका को जो विधायिका ने कानून बनाया ना उसके अनुसार ही क्या करना है, न्याय देना है। तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं और एक दूसरे से अलग भी होते हैं भी। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते, वरना क्या होगा यदि एक दूसरे से अलग नहीं हो ना, जुड़े हो ना, तो अगर ये कहेगा कि चलो ये न्यायाधीश बन गया, तूने मेरा कानून रोका है, मैं तुम्हारे लिए कानून बना देता हूँ कि आज से न्यायपालिका मेरे काम में इंटरफेयर ही नहीं करेगी। आगे बात समझ में, तो क्या होगा, प्रभाव कम हो जाएगा बिल्कुल भी। तो इसलिए इनकी शक्तियों को अलग अलग बांटा गया है और कोई एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता, और उनके काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए। हाँ बस ये एक दूसरे को सलाह जरूर दे सकते हैं कि आप अपना काम सही तरीके से कीजिए। और इसमें अगर मैं देखा जाऊं तो वैसे तो इनकी शक्तियां अलग अलग होती हैं, सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका होता है। आपको आ रही बात समझ में, किसने क्या बताया है कि आपस में संतुलन रखते हैं, कि एक दूसरे से अलग होते हैं लेकिन आपस में क्या है, संतुलन रखते हैं। इसमें कोई अंग ज्यादा शक्तिशाली नहीं बन पाता। अगर एक अंग ज्यादा शक्तिशाली हो गया ना तो दूसरे को प्रभावित कर देगा, अपने लपेटे में ले लेगा। ठीक है, हर संविधान में इस प्रकार से व्यवस्था की गई है कि हर अंग की अपनी शक्तियां और अपने अनुसार कार्य कर सकता है। हाँ बस इनको इतनी प्रकार की शक्तियां देगी, अगर कोई भी गलत करे तो आप एक दूसरे अंग को रोक सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं भी। ठीक है, जैसे इसमें कोई कानून गलत पास कर दिया तो आप न्यायपालिका उस कानून को कहती है आप एक बार विचार कीजिए, या उस कानून को ये भी हटा भी सकती है कि कानून नहीं चलेगा आपका। अब इसके उद्देश्य क्या है कि शक्तियों का अलग करने से, इससे क्या होगा कि संतुलन बना रहेगा, नियंत्रण होगा और न्यायात्मक शासन होगा। किसी प्रकार का आपका
तानाशाही नहीं होगी। यदि पूरा आपका पूरी शक्तियां न्यायालय के हाथ में दे दी तो न्यायालय क्या करेगा, ये जो कानून बनाएगा उस कानून को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, नहीं तुम्हारे कानून चलेंगे, चलो वापस ले जाओ। अगर विधायिका को पूरी ताकत दे दी तो विधायिका क्या करेगी, विधायिका बना देगी कानून कि न्यायालय रहेगा ही नहीं आज के बाद में न्यायालय के पास, कि न्यायालय को हम कहते हैं कि न्यायालय है ही नहीं। न्यायालय के जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे, हम ही बताएंगे न्यायालय के सदस्य कौन होंगे। तो इससे देखिए विधायिका का अगर प्रभाव पड़ गया ना न्यायालय पे, क्या है, शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है कि इसके सदस्य हैं, इसका चुनाव अलग प्रकार से होगा, ठीक है, इनका इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, इनका चुनाव है वो अलग प्रकार से होगा, इनका चुनाव अलग प्रकार से होगा इसके सदस्यों का। तो इनका आपस में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे को चुनने में, ये भी आपका एक शक्तियों के बंटवारे में आता है। अगर मान लो विधायिका की सदस्य चुनते हो ना, तो न्यायपालिका के जज है ये हमेशा दबाव में रहेंगे कि कहीं वो मुझे हटा ना दे, और चुनने में भी कोई अधिकार नहीं होता और हटाने में भी एक लंबी प्रक्रिया बनाई गई, उसके अनुसार ये हटाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे के नियंत्रण में नहीं आते, उनका दबाव नहीं मानते। लेकिन अभी शायद कोशिश की जा रही है कुछ बदलाव करने की कि इसके जो किस प्रकार से इनका चुनाव किया जाए पहले। तो लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दिया कि शक्तियों का बंटवारा, और एक मैंने आपको लॉजिक दे दिया है कि इनके सदस्यों के चुनने में और सदस्यों को हटाने में एक दूसरे का कोई भी रोल नहीं होता। सब संविधान के अनुसार जो प्रक्रिया बनाई गई है उसी प्रकार इसमें सदस्य को हटाए जा सकते हैं। बाकी आप विस्तार से स्पेशल लेक्चर आएगा आपके आगे, मतलब कि पाठ आएगा कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो उसमें आप विस्तार तरफ से जान जाएंगे। तो ये शक्तियों के बंटवारे का उद्देश्य था कि सुदेश संतुलन बना रहे, नियंत्रण आपका सबका अलग अलग रहे और न्यायात्मक आपका शासन रहे। और अब हम पढ़ेंगे सरकार के 3 स्तर। क्या पढ़ेंगे, सरकार के 3 स्तर। आपने अंग पढ़ लिए, विधायिका जो कानून बनाती है, पुराने कानूनों को हटा देती है या उसमें बदलाव कर देती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करवाती है, और न्यायपालिका क्या करती है, कानून के अनुसार जो कानून तोड़ता है उसको दंड देती है, और कानूनों का भी क्या है ये देखती है जनता के हित में है या फिर नहीं। तो अब है सरकार के स्तर। अब पहला आपको यही आएगा कि सरकार के 3 स्तर हैं भी। क्या है, सरकार के 3 स्तर। और आपसे यही पूछेगा कि सरकार के 3 स्तर क्यों बनाए गए हैं भारत में। देखिए भारत में बहुत बड़ा देश है, ठीक है, यहाँ अगर एक आदमी सरकार, केंद्र सरकार है, अगर यहाँ इस देश में, अगर वैसे ही मैं मैप बना सकता हूँ इंडिया का प्रतीकात्मक, तो चाहे आप यहाँ जो बात है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ सरकार बैठी है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति के पास क्या दिक्कत है और किस किस प्रकार से कितना टाइम लगेगा, पहले इसके पास समस्या लेके जाएगा, फिर सरकार इसकी सहायता लेने आएगी। तो तब तक तो क्या होगा, मान लो गली में पानी भर गया इसके भी, ये जाएगा दिल्ली जाएगा, फिर अधिकारी आएंगे, इस प्रकार से क्या होगा, तब तक तो पानी ऑटोमेटिक सूख जाएगा, अगला साल आ जाएगा शायद, ठीक है। उसी प्रकार ये नहीं, सभी सदस्यों को, और सरकार के काम कितने होंगे, कितने काम हो जाएंगे सरकार को। तो ये चीज देखने के लिए क्या किया कि अगर सरकार एक स्तर की सरकार होगी ना भारत में, केंद्र सरकार, तो क्या है कि सरकार आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगी, कि जो आपका समस्या का जो समाधान का समय है ना वो बहुत लंबा हो जाएगा, और सरकार की जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है, और सभी लोग सरकार में शामिल भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए भारत में क्या था, 3 स्तर की सरकार बनाई कि एक काम कीजिए कि आपकी केंद्र सरकार हो गई, उसके बाद राज्य में बांट दिया आपको, राज्य सरकार हो गई, और राज्यों को बांट दिया गांव व शहरों में, वहां पे सरकार बना दी गई, और उनको जिम्मेवारी दे दी गई कि इस प्रकार की समस्या का जो समाधान है वो आपकी स्थानीय सरकार करेगी, इस प्रकार का समाधान आपका राज्य सरकार करेगी, अगर उससे भी बड़ी समस्या है तो आपका केंद्र सरकार करेगी। आपको आगे बात समझ में, ताकि ये समस्या जल्दी से हो जाए। अब हम थोड़ा सा समझेंगे तो आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सरकार के 3 स्तर हैं, एक आपका लोकल लेवल पे जिसको स्थानीय स्तर बोला गया है, इसके काम क्या, गांव या नगर में काम ये करती है, पानी, सड़क, सफाई, स्ट्रीट लाइट जैसे छोटे मोटे काम ये आपके इसके होते हैं। राज्य स्तर की जो सरकार होती है उसके काम होते हैं पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, खनिज, कृषि, इससे संबंधित जो काम होते हैं ना वो राज्य स्तर की सरकार के होते हैं। और तीसरा होता है राष्ट्रीय स्तर पे, जो रक्षा है, विदेश नीति है, मुद्रा से संबंधित काम, मुद्रा मतलब आपका रुपया, परमाणु ऊर्जा है, अंतरराज्यीय व्यापार है, तो वो सब काम किसके होते हैं, राष्ट्रीय स्तर की सरकार के होते हैं।
ये 3 स्तरीय व्यवस्था इसलिए ताकि समस्याओं का सही स्तर पर हल किया जा सके और जिम्मेदारियां बटी रहे। मैंने बताया अगर एक स्तर की होगी तो जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी और जो आपकी जो समस्याएं है ना उनका समाधान करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी। अब देखिए कि अब आपको पढ़ाएगी 3 स्तर आपको पता लगे सरकार के, इस पाठ में इतना ही था आपका 3 स्तर सरकार तक, सरकार के 3 अंग क्या है, उनके काम क्या है और सरकार के 3 स्तर कौन-कौन से हैं, न्याय क्या है, सॉरी शासन क्या है, सरकार क्या है, ये सारी चीजें आपकी इस पाठ में थी। अब महत्वपूर्ण उदाहरण आपको दिया गया है कि छोटी बाढ़ आ गई तो स्थानीय सरकार, अब ये नहीं कि गांव में बाढ़ आ गई तो लोग सीधे दिल्ली भाग के जा रहे हैं मोदी जी समाधान कीजिए, वो अपने गांव के सरपंच के पास जाएंगे, शहर में आए तो आपके नगर पालिका के आपके जिला परिषद के पास जाएंगे। ठीक है, यदि एक जिले में आ गई तो राज्य सरकार उस बाढ़ को हालात को कंट्रोल करेगी, लेकिन उससे भी बहुत बड़ी बाढ़ आ गई तो केंद्र सरकार प्लस सेना, इसमें तीनों का महत्व समझा जा सकता है कि जिस प्रकार की समस्या होना उसी लेवल पे क्या हो सोल्व हो जाएगी। आपको आगे बात समझ में आई। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में दे रखा है, इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, भारत का 11वें राष्ट्रपति थे, समर्पित वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े बड़े इन्होंने आए आविष्कार किए, शिक्षा व सपनों पर ये जोर देते, मतलब युवाओं को बहुत ज्यादा ये प्रेरणा देते थे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, उनके मुख्य विचार हैं बड़े सपने देखो, मेहनत करो, आपके असफलता जीने का पहला कदम है, असफलता मिल सकती है तो आपको हार नहीं माननी है, आपको आगे चलता जाना, अवसर कभी खत्म नहीं होते कि आपने एक प्रयत्न किया, एक में आप फेल हो गए तो आप दूसरा प्रयत्न कीजिए, आपको चीजें और आगे मिलती रहेगी। फिर हम बात करते हैं लोकतंत्र की भी, क्या करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र क्या होता है कि जिसमें लोग अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं, मताधिकार का प्रयोग करके, उसको क्या बोलते हैं लोकतंत्र बोलते हैं। आप सीधी सी डेफिनेशन याद रखिए कि लोगों का शासन, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, इसमें जो सरकार है ना, ये आपको नाम दिया गया, डेमो मतलब लोग है आपका, और ये आपका क्रेट्स का मतलब होता है शासन, कि जहां लोग शासन करते हैं। तो आपका 2 प्रकार का लोकतंत्र हो सकता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत विश्व का आपको लोकतंत्र समझ में आ गया ना, बार बार रिपीट होगा इसमें लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, तो ये चीज आपको लोकतंत्र से घबराना नहीं है कि लोकतंत्र क्या होता है, जहां लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, उस व्यवस्था को क्या बोलते हैं लोकतंत्र बोलते हैं। एक होता है आपका राजतंत्र, इसका उल्टा, वहां सरकार लोगों के द्वारा नहीं चुनी जाती, वहां को जो शक्तिशाली होता है वही राजतंत्र होता है, और आने वाले समय में उसकी जो पीढ़ियां होती है वही ऑटोमेटिक राजा होती है। ठीक है, और इसमें सरकार का चुनाव कुछ सालों बाद दोबारा होता है, जैसे अमेरिका में जो चुनाव होते हैं 4 साल बाद होते हैं, भारत में 5 साल बाद होते हैं। तो इस प्रकार ये लोकतंत्र आपको समझ में आ गया। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में लगभग 97 करोड़ मतदाता है, 18 प्लस से आयु जिनकी उनको वोट देने का अधिकार है, इनमें जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जिनका मिले एमपी कहा जाता है। अब लोकतंत्र कैसे काम करता है, ये हमारा लास्ट टॉपिक इस पार्ट का। जैसे कक्षा में मॉनिटर चुनते हैं उसी तरह जनता नेता चुनती है। अब मैं आपको 2 प्रकार का लोकतंत्र, पहले आपको लोकतंत्र समझ में आ गया कि जिसमें क्या है कि जनता अपनी सरकार चुनती है और सरकार क्या करती है, सरकार शासन करती है। शासन क्या होता है, नियमों व कानूनों का बनाना, उनको पालन करवाना ताकि समाज व्यवस्था बनी रहे, यही आपका शासन होता है। सरकार के 3 अंग में आपको बता दिए, 3 स्तर बता दिए। अब देखिए आपकी क्लास में है या कहीं पर भी कि एक तो क्या पूछा जाए कि टूर जाना है भी, ठीक है, क्लास में टीचर आएगी, टूर कहाँ चले, दिल्ली चल रहा है, हाथ ऊपर करो, सभी बच्चों ने हाथ ऊपर किया, 10-15 ने हाथ ऊपर कर दिया, तो देखिएगा कौन से स्टार ने डायरेक्ट आपसे पूछा ना पूरी क्लास से, तो उसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सब लोग खुद मिलकर निर्णय लेते हैं, जैसे कक्षा में हाथ उठाकर मतदान करना, सभी लोगों ने निर्णय लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र, उसमें क्या होता है कि टीचर आएगा, बच्चों कोई भी बात अगर पूछनी होगी तुम बता दो किससे पूछी जाए, तो क्या होगा कि एक मॉनिटर अपने क्लास का चुनो, तो सभी बच्चे एक बच्चे को मॉनिटर चुन लेते हैं, एक को, किसको, एक को मॉनिटर चुन लिया। तो जब बात होगी ना कुछ टूर कहाँ जाना है तो एक को बुलाएंगे, आजा भी ए आपकी क्लास का टूर कहाँ जाए, तो एक कह देगा सर हमें तो कहाँ ले चलो, आगरा ले चलो, तो आपकी क्लास तो आपकी दिल्ली कह रही है, मतलब कि क्लास के बच्चों, तो आपने क्या दे दी पूरी परमिशन ए को दे दी कि ए ने जो कहा वही हमें मानना है,
क्योंकि आपने खुद ने तो ए को चुना है, ठीक है? अगर ए आपके अनुसार काम करेगा तो अगली बार फिर मौका आएगा मॉनिटर चुनने का, आप दोबारा उसको चुन लोगे। तो उसी प्रकार आप क्या करते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वही निर्णय करते हैं। भारत में यही प्रणाली प्रतिनिधि वाले लोकतंत्र की भी क्या है, प्रतिनिधि वाले लोकतंत्र की आपकी व्यवस्था। भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र आपको समझ में आ गया होगा कि आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे निर्णय लेती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता प्रतिनिधि चुनते हैं और उनकी जगह कौन निर्णय लेते हैं, प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं और कुछ समय के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। भारत में एक कार्यकाल उनका प्रतिनिधियों का एक कार्यकाल होता है, 5 साल होता है भारत में, अमेरिका में 4 साल है। 5 साल बाद फिर आप दोबारा चुन लेंगे, यदि प्रतिनिधि ने बढ़िया काम किया है, ठीक है, बढ़िया निर्णय लिए हैं, तो आप उसको दोबारा प्रतिनिधि बना देंगे, वरना अगला कोई आ जाएगा वो प्रतिनिधि बन जाएगा, आप दूसरे को चुन लेंगे। उसके बाद है आपका आधारभूत उत्तराधिकारी लोकतंत्र। इसमें क्या होता है, जैसे आपका इसमें बोलते हैं आधारभूत लोकतंत्र, नाम दे रखा ना, इसका मतलब कि आपका स्थानीय शासन की बात कर रहा है कि आपका जो ग्राम पंचायत है उनके बारे में बात हो रही। अगले लेसन में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें नागरिकों की सीधी भागीदारी होती है। आधारभूत या उत्तराधिकारी लोकतंत्र को क्या बोलते हैं, इसमें सभी नागरिकों की सीधी भागीदारी होती है। जैसे पंचायत, नगर पालिका सबसे आवश्यक स्तर है, सबसे ये निचला आपका स्तर है। तो इसमें हम आधारभूत लोकतंत्र देखेंगे किस प्रकार से, अगले पाठ में मैं आपको समझाऊंगा कि जिसमें क्या कि आखिरी आदमी, मतलब कि चाहे वो कोई भी आदमी हो, वो सरकार में उसका भाग हो गए। तो हमने सरकार 3 स्तर पर बना दी। मानते गांव के लोग हैं, दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपका जो उन्होंने स्थानीय लेवल पे जो हमने सरकार बनाई है, ग्राम पंचायत, तो उसमें तो इस गांव का आदमी का सहयोग है ना, वो इसी काम को देख सकता है, अपने निर्णय यहाँ तक पहुंच सकता है, ये इनको चुन सकता है वोट डाल के, ठीक है, सारी चीजें कर सकता। चुनता तो आपकी केंद्र सरकार में है, लेकिन वहां से इसका रिलेशन बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, लेकिन जो गांव की सरकार होती है उसमें इसका सीधा सीधा हाथ होता है। तो इस प्रकार उसको बोलते हैं आधारभूत लोकतंत्र। इसमें नागरिकों की सीधी भागीदारी होती है। जैसे पंचायत, नगर पालिका सबसे आवश्यक स्तर है ये आपका नगर पालिका की, और ग्राम पंचायत हुआ। अगले 2 पाठों में हम यही पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण, शासन के बिना कोई देश नहीं चल सकता, क्योंकि शासन क्या है, नियम व कानून है, जिसके कारण क्या है, व्यवस्था बनती है। सरकार के 3 अंग पता है आपको, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। 3 स्तरों पर काम करती है सरकार के। 3 स्तर है, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय। सबसे ऊपरी स्तर है, ये मध्य स्तर है आपका, और स्थानीय सबसे निचला स्तर है, आप ध्यान रखिए। लोकतंत्र क्या होता है, जनता का शासन होता है, और चुनाव क्या किस लिए होता है, ताकि सरकार को चुनने में निर्णय, सरकार को चुन लिया तो सरकार निर्णय लेगी, तो मतलब कि जनता की भागीदारी के लिए चुनाव होते हैं। परीक्षा के लिए आपके ये देख लीजिए कि ये आपके क्वेश्चन है, शासन क्या है, आपको पता चल गया कि सरकार की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि सरकार हमें एक तो जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, और दूसरा सरकार क्या करती है, शासन करती है। सरकार के 3 अंग, उनके कार्य आप लिख देंगे। शक्तियों का पृथक्करण क्या है कि शक्ति जो आपके 3 अंग है सरकार के, उनको क्या है कि एक दूसरे से बिना दबाव के रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, उनकी अलग अलग क्या है, इसकी शक्तियां हैं, ठीक है, उनके अलग अलग नियम व कानून है, इसी को क्या कहा जाता है, शक्तियों का पृथक्करण है, ताकि वे एक दूसरे को ज्यादा हस्तक्षेप न कर सके, वे दबाव न बना सके, इसे शक्तियों का पृथक्करण कहा गया। त्रिस्तरीय सरकार की क्यों जरूरत है कि 3 स्तरों की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, और आखिरी व्यक्ति की समस्याएं केंद्र इस प्रकार क्या है कि एक लेवल की सरकार के द्वारा सभी समस्याओं का समय पर समाधान नहीं करा जा सकता। इसलिए इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण, क्या बोलते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण की जो सत्ता है ना, शक्ति, वो एक जगह न रहे, जगह जगह बढ़ जाए। उसी प्रकार केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार में बढ़ गई आपकी, फिर ग्राम पंचायत में बढ़ गई, तो इसको सत्ता का विकेंद्रीकरण बोलते हैं। आपसे पूछ सकता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र में अंतर आप बता देंगे कि लोकतंत्र क्या है कि जहां जनता अपनी सरकार चुनती है, जहां सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है, उसको लोकतंत्र बोलते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां कोई भी निर्णय सीधा जनता के द्वारा लिए जाते हैं, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और जहां जनता क्या करती है, प्रतिनिधि चुनती है, और जो निर्णय लेते होते हैं वो प्रतिनिधि लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र बोलते हैं।
भारत लोकतांत्रिक देश क्यों समझाइए, क्योंकि भारत में क्या है, जो सरकार का चुनाव होता है वो लोगों को वोट डालकर लोग चुनते हैं, ठीक है, और अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि क्या है, फिर सरकार बनाते हैं। तो इस प्रकार भारत में क्या है, लोकतंत्र है, और कैसा लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है। अब आप बताइए इस अध्याय में आपका क्या चीज बाकी रह गया है। तो मिलेंगे हम अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।